ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे बांग्लादेश की। क्या पाक का पिट्ठू बन गया है बांग्लादेश? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और ये क्यों कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश है वो अब पाकिस्तान के नक्शे पर चल रहा है? दरअसल देखिए, सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की कायर फौज अब भारत से सीधा मुकाबला नहीं कर सकती है? क्या आसिम मुनीर भी अपने पहले जनरलों की तरह कायर ही निकले हैं? क्योंकि अभी तक वो कश्मीर में आतंक फैलाता रहा और जब भारतीय सेना ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया तब वो कायरो की तरह बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश करने लगा है। अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान भारत के नक्शे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कार्यक्रम में प्रस्तुत एक मानचित्र में जम्मू कश्मीर को गलत तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया, जिस पर भारत ने तत्काल और कड़ा विरोध जताया है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब भारत लगातार अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट और सख्त रुख अपनाए हुए है। सेमिनार में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने मानचित्र पर आपत्ति जताई। स्पष्ट ये कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। भारत की आपत्ति के बाद कार्यक्रम में मौजूद पूर्व बांग्लादेशी राजदूत तारिक ए करीम ने तुरंत माफी मांग ली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में कश्मीर पर साजिश के पीछे आईएसआई तो नहीं है? क्या पाकिस्तान समर्थक बांग्लादेश में एक्टिव हो रहे हैं, जो भारत बांग्लादेश रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इस वक्त जो बांग्लादेश ने कदम लगातार उठा रहा है, बांग्लादेश की तरफ से जो तस्वीरें सामने आ रही है, आखिर वो बता क्या रही है। कर्नल टीपी त्यागी रिटायर्ड हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, ये जो हुआ बांग्लादेश में, ये क्या वाकई में आपको लग रहा है कि ये गलती है या फिर बदलते भू राजनीति का एक बड़ा संकेत यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये माना जाए कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के कहने पर आगे बढ़ रहा है? जी जी पुनीता जी, यू आर राइट। बांग्लादेश जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान और चाइना की शय पर कर रहा है। देखिए, कहा जाता है कि इवन स्लिप ऑफ टंग इज इंटेंशनल। कोई भी चीज ऐसे नहीं होती कि साहब गलती से हो गया। चाइना ने जब अरुणाचल प्रदेश को और अक्साई चिन को अपना पार्ट बताया तो क्या वो स्लिप थी? इट वाज इंटेंशन। सिमिलरली अब जो ये बांग्लादेश के पूर्व राजदूत हैं तारिक ए करीम, इन्होंने एक सेमिनार में ढाका में एक प्रेजेंटेशन देते हुए नक्शे के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बताया। अच्छा, वहां पे ऑडियंस के अंदर बैठी हुई थी हमारी इंडियन हाई कमीशन की सेकंड सेक्रेटरी पूजा कुमारी। पूजा कुमारी ने तुरंत उठ के एक ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये गलत है। जम्मू एंड कश्मीर तो भारत का इंटीग्रल और अनडिवाइडेड पार्ट है। तो उसने तुरंत कहा कि नहीं, इट इज ओनली फॉर द रिप्रेजेंटेशन बेसिस, इट इज ओनली सिंबॉलिक, रियल पिक्चर ये नहीं है। खैर, वो बात तो सबसाइड हो गई। लेकिन यहाँ से पता लगा कि बांग्लादेश की जो इंटेंशंस हैं अब वो नहीं है जो शेख हसीना के टाइम में हुआ करती थी। अब इसके दो तीन और प्रूफ है। सबसे पहला तो ये कि जो तीस्ता नदी है, उस तीस्ता नदी में एक ड्रेजिंग प्रोजेक्ट है। करीब करीब $1 बिलियन हिंदुस्तान ने ऑफर किया था उस काम को करने के लिए। शेख हसीना चाहती भी थी, लेकिन जब इतने में जो यूनुस की सरकार आई, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया और अब इन्होंने दोबारा से उसको चाइना को दे दिया। अब चाइना अगर उस काम को करता है तो ये तीस्ता नदी कहाँ तक जाती है? ये उस जगह तक जाती है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हमारे यहाँ चिकन नेक कहा जाता है, उसके नजदीक तक जाती है। यानी कि चाइना को एक एक्सेस मिल जाएगा रिकॉग्नाइज करने का, सर्विलेंस करने का कि हमारे उस वीक पॉइंट जिसे कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक, वहां पर क्या हो रहा है। ये तो एक। अब दूसरा,
रंगपुर में एक पुराना सेकंड वर्ल्ड वॉर का एयरफील्ड था जो नॉन ऑपरेटिव था, बेकार पड़ा हुआ था। लेकिन उसके मॉडिफिकेशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ये काम चाइना को दे दिया। अच्छा, चाइना को दिया ये तो एक बात है, लेकिन उसमें जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स काम करेंगे वो पाकिस्तान के होंगे। यानी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों को उस एयरफील्ड के ऊपर पहुंच मिलेगी, और वो एयरफील्ड चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल नजदीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जानबूझ के ये कोशिश की जा रही है कि भारत को घेरा जाए, और उस जगह पे घेरा जाए जो भारत का कमजोर पॉइंट है, या भारत की एचलीज हील जिसे कहा जाता है चिकन कॉरिडोर। हम्म। ये रियलाइज किए बगैर कि अगर तुम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो तो बाकी चार उंगली तुम्हारी तरफ रहती हैं, ये रियलाइज नहीं किया बांग्लादेश ने कि बांग्लादेश में दो चिकन कॉरिडोर है। अगर अगर हिंदुस्तान में एक है तो बांग्लादेश में दो है। देखिए, एक तो रंगपुर कॉरिडोर है। ये रंगपुर कॉरिडोर जो है ये मेघालय तक जाता है, और ये करीब 80 किलोमीटर वाइड है। ठीक और है। अगर मेघालय चाहे तो उसमें पूरे रंगपुर डिवीजन को बचे हुए बांग्लादेश से टोटली अलग कर सकता है, यानी कि रंगपुर डिवीजन को हिंदुस्तान में मिला सकता है। हम्म। अच्छा, दूसरा, इतना वल्नरेबल कॉरिडोर है जिसके ऊपर ध्यान कम लोगों का गया है, चिटागोंग से लेके ढाका तक। अब चिटागोंग जो है वो उनकी इकोनॉमिक राजधानी है, और हम्म। ढाका जो है वो उनकी पॉलिटिकल राजधानी है। हम्म। और कुल मिला के करीब 28 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और इसको त्रिपुरा से काटा जा सकता है। और हम्म। ये बे ऑफ बंगाल के साथ लगा हुआ है। जी। यानी कि अगर चिटागोंग ढाका वाले कॉरिडोर को काट दिया गया तो पूरे बांग्लादेश की समुंदर के साथ में जो एक्सेस थी वो खत्म हो जाएगी, और बांग्लादेश एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाएगा। ये उनकी वल्नरेबिलिटीज हैं, लेकिन उन्होंने इनकी परवाह किए बगैर हिंदुस्तान के यानी साथ यानी सर ये कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश है वो पूरी स्ट्रैटेजी पर इस वक्त काम कर रहा है, और जब उम्मीद ये थी कि बांग्लादेश में अब परिवर्तन आएगा, सरकार बदल गई है, लेकिन हालात अभी भी देखिए वही देखने को मिल रहे हैं जो हमने शेख हसीना के टाइम में देखा था। उससे और भी ज्यादा स्थिति देखिए भारत के साथ जो है बांग्लादेश की खराब हो रही है। लेकिन जरा ये समझाइए सर, क्या बांग्लादेश 1971 वाली स्थिति को भूल गया है? पाकिस्तान और चीन के साथ अगर नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो क्या इससे बांग्लादेश को कोई रणनीतिक लाभ मिलेगा? देखिए, बांग्लादेश को जो प्रेजेंट में तारिक साहब है, जो हम्म। प्राइम मिनिस्टर है, उनका कहना ये है कि फ्रेंडशिप विद ऑल एंड मेलाइज विद नन। यानी कि वो कह रहे हैं ना दिल्ली ना पिंडी, मेरा इंटरेस्ट है ढाका। ये कह तो रहे हैं, लेकिन ये कहने के पीछे उनके साथ पाकिस्तान और चाइना खड़े हैं। और पाकिस्तान ऑलरेडी ये कह चुका है कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं जो सार्क पुराना ग्रुप था, उस सार्क ग्रुप को हटा के पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और प्रोबेबली शायद उसमें म्यांमार को भी रख के हम ऐसी एक ग्रुपिंग बनाना चाहते हैं। ये ग्रुपिंग बनाने का मतलब क्या होगा? ये हिंदुस्तान के अगेंस्ट होगा। हम्म। बांग्लादेश शेख हसीना के टाइम में इट वाज बेंट टुवर्ड्स इंडिया, जी। लेकिन शेख हसीना के बाद जब वो इंटरिम गवर्नमेंट आई मोहम्मद यूनिस की, जो पूरी तरह से इंडिया के अगेंस्ट थी, मेलाइन थी इंडिया के हाँ। खिलाफ, उसने सारे वो काम किए जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो सकते थे। शेख हसीना की पार्टी को उन्होंने उस टाइम डिसबैंड कर दिया। ये जो अभी प्रेजेंट में तारिक अनवर साहब है, इन्होंने भी उसको डिसबैंड ही रखा है। अब शेख हसीना ने ये कहा है, अभी तक तो उन्होंने ये बात नहीं कही थी, लेकिन अब वो कहने लगी हैं कि मैं बांग्लादेश अवश्य आऊंगी। यानी हम्म। जो उनका बेस था बांग्लादेश में, गांव गांव तक फैला हुआ बेस था, 50% से ज्यादा की उनकी फॉलोइंग थी, तो वो मर तो नहीं जाएगी एक दिन में। हम्म। यानी कि आने वाले समय में हो भी सकता है कि शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाए और अवामी लीग को फिर एक लाइफ मिले।
लेकिन वर्तमान स्थिति तो ये है कि तारिक अनवर साहब भी ये भी हिंदुस्तान के से कम और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। और कारण कारण इनका धर्म है, क्योंकि जमात इस्लामी, जमातुल मुजाहिदीन, इस किस्म के जो संगठन है वो आज भी सक्रिय हैं। और उनके सक्रिय होने की वजह से जो इनको दिया गया है कि पाकिस्तान के लोग बगैर वीजा के आ सकते हैं, जी। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के सेंटर जो हैं वो बांग्लादेश में खुलवा दिए गए हैं। और उनकी आर्मी के अंदर भी दो एक दूसरे के अपोजिट जनरल्स हैं। एक जनरल जो कट्टरपंथियों की सपोर्ट से जी। बना हुआ है, वो तो बाकायदा आईएसआई को बुला के लाया था और ले गया था चिकन कॉरिडोर तक उन्हें बिल्कुल। दिखाने के लिए हाँ। कि ये देखिए। तो वो उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हसन। तो जी। आर्मी के अंदर भी एक डिवीजन तक क्रिएट कर दिया है। यानी हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा सक्रिय रहने की आवश्यकता है। और यही सवाल सर मेरा आपसे होगा कि क्या ये जो एकजुटता कहें या फिर गर्मजोशी जो देखने को मिल रही है पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में या फिर चीन के बीच में, क्या इससे भारत की सुरक्षा को लेकर या फिर क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर क्या कोई चिंता का विषय भारत के लिहाज से अगर देखें तो? जी हाँ, चिंता का विषय है। यद्यपि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर बांग्लादेश इस ज्यादा गंदगी के ऊपर उतर आता है तो हमारे पास 1971 में जो हमारा एयरफील्ड था, जिसे हमने अबेंडन कर दिया था त्रिपुरा के अंदर, वो त्रिपुरा वाले एयरफील्ड को दोबारा से एक्टिवेट किया जा सकता है, सबसे पहला। दूसरा, मैंने आपको 2 चिकन कॉरिडोर ऑलरेडी बता ही दिए हैं, वो एक्शन लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तो हमारे पास हमेशा से चीजें तैयार ही हैं। आज की तारीख में अगर चाइना, वैसे तो चाइना के साथ में कोई कन्फ्रंटेशन होने की उम्मीद मुझे के चांसेस नजर नहीं आते, लेकिन अगर चाइना आए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। दुनिया बदल चुकी है जी। आज आपने देखा कि कितना ही ताकतवर रशिया हो, लेकिन यूक्रेन ने उसे रोके रखा। अमेरिका कितना ही ताकतवर हो, लेकिन ईरान ने उसे रोके रखा। यानी कि ये कह देना कि चाइना कोई एक बहुत बड़ा सुपर पावर है और इंडिया को खा जाएगा, ऐसा नहीं है जी। इंडिया के साथ अगर चाइना के साथ कोई कन्फ्रंटेशन हुआ भी और पाकिस्तान उसके साथ मिला भी, तो भी हमारे पास सफिशिएंट काउंटर एक्शंस हैं, सफिशिएंट हमारे पास वेपन्स भी है, सफिशिएंट हमारी टेक्नोलॉजी भी है, सफिशिएंट रिजर्व भी है। मींस हमें प्रॉब्लम दरअसल में ना पाकिस्तान से, ना चाइना से, ना बांग्लादेश से। हमें जो प्रॉब्लम है वो हमारा जो इंटरनल लोग हैं, वो जो हमारा हाफ फ्रंट जिसे कहते थे हमारे पुराने सीडीएस, वो जो हाफ फ्रंट और हिंदुस्तान सर, में ये है। जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत को नेवर हुड फर्स्ट नीति जो है उसको नए सिरे से चेंज करने की जरूरत है, उसकी